नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवा दिवस के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज के दिन नेताजी के काम और संघर्ष को याद किया गया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो। वहीं राज्य सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो एमओयू साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिले हैं। जब सरकार के खजाने में इतना पैसा है, सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है और जीएसटी भी ज्यादा सरकार को मिल रहा है, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है, तो आखिरकार पैसा किसके लिए रखा है ये सरकार ने? सरकार को ज्यादा से ज्यादा और जितने का नुकसान हो, जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार को भरपाई करनी चाहिए। और अगर प्लांट की वजह से ये दरारें आ रही हैं, एनटीपीसी के प्लांट की वजह से ये बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो सरकार को तुरंत एनटीपीसी के प्लांट को बंद कर देना चाहिए और इस तरह के कोई भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कच्चे पहाड़ पे नहीं होना है। भारत का इतिहास तभी ठीक होगा जब भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अभी आपने सोशल मीडिया का क्या बदलाव किया गया समाजवादी पार्टी? ये पार्टी बैठ करके तय करेगी कि इस सोशल मीडिया को चलाने के लिए और समय समय पे जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मथुरा के तैयापुर गांव में उस समय अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के कुछ लोगों में विवाद खड़ा हो गया, जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मस्जिद निर्माण के कार्य को रुकवाने के लिए पहुंच गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि 2007 में उन्होंने ये जमीन खरीदी थी और मस्जिद निर्माण कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने लगातार इसका विरोध किया, जिसके चलते मस्जिद का पूरा निर्माण नहीं हो सका। मैंने कि भैया तो एक काम करो, मेरी जमीन है, मेरा बैनामा है, उसमें तुम नमाज पढ़ो। अब उसमें कोई पार्टी जो क्या हमारे यहाँ एक तुलाराम जो बीजेपी के आदमी थे, आज भी बस बीजेपी के ही हैं। अब जो उन्होंने मस्जिद तो नहीं बनाने दिया, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ने दी, हमने बंद कर दी, फ्लॉप कर दी, हमने नहीं बना रहे मस्जिद। अब हमारा ये कि आज जो 2014 तक हमारा जो दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया, राजुद्दीन का और महेश का। मस्जिद हम अभी नहीं बना रहे, हम इसमें हमारा काम कबाड़े का गोदाम चला रहा है इसमें गवर्नमेंट द्वारा रहने खाने के लिए। यहाँ पर फिर निर्माण हुआ जो इसकी खसरा नंबर 117 में आती है और हमने यहाँ जब मस्जिद बनाई तो हमारी 2 साल मस्जिद चली। बाकी बाद कुछ लोगों ने इस पर बात करके, एक भाईचंद शर्मा है, उन्होंने अपना दावा पेश किया कि जमीन मेरी है और हमने अपना दावा पेश किया। जब हमने दोनों ने अपने कागज सामने रखे जज साहब के, तो लोक अदालत ने फैसला हमारे हक में किया। उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया, जो कि खसरा नंबर 19 में उनका बैनामा था, जो कि खसरा नंबर आप देख सकते हैं, खाली जमीन सामने पड़ी है। गांव है, यहाँ हम मथुरा में आए हुए हैं, ईसापुर गांव में, और यहाँ पर इस सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ मौका मुआयना किया, हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और यहाँ देखा तो वास्तव में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। भाजपा सरकार में भी ये लोग इस प्रकार अवैध कब्जा कर रहे हैं। पहले औरंगजेब आया था, उसने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर अवैध कब्जा करके वहाँ ईदगाह बना डाली। उसी प्रकार उनके जो वंशज हैं यहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो हमारी शासन प्रशासन यही मांग है कि ऐसे अवैध कब्जों को रोके, जिससे सरकारी जमीन सुरक्षित रह सके और जो भी अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। दिनेश जी, जिस मस्जिद को जमीन को लेकर विवाद छिड़ा है वो सरकारी जमीन बताई जा रही है, क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी थी कोई? जी प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दे चुके हैं और सभी यहाँ जो कार्यकर्ता उस समय गए थे उन्होंने भी इनके कागज देखे थे, अपने गांव वालों से बात की थी। तो ना तो ये जमीन महेश शर्मा की है ना इन मुस्लिम समाज की है। इन दोनों ने आपस में मिलकर कोर्ट में केस कर लिया है और आपस में राजीनामा भी कर लिया है। ये सरकारी जमीन को दाबने का इनका प्रयास है। तो जो कोर्ट में भी केस चल रहा, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी मामले में कुछ कार्रवाई करने को तैयार है? पिछली बार भी पुलिस ने इनके कार्य को रोका था, इनके पास कोई कागज नहीं थे, तो एसओ जमुनापाल इनको कार्य को रोक के आए थे। इन्होंने फिर इसमें कार्य चालू कर दिया। तो ये तो इनका एक षड्यंत्र होता है कि दो पक्षों के बीच में कोर्ट में केस कर दो, आपस में राजीनामा कर दो, फिर बना लो। अभी आप मस्जिद निर्माण के कार्य को रोकने गए थे, अब क्या एक कार्य रुक गया या फिर अभी जो है फिलहाल तौर पे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है? अच्छा, अब ये कार्य फिलहाल रुक चुका है। शासन प्रशासन ने कार्य रोक दिया है। चलिए दिनेश शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा खुद हमारे साथ जुड़े थे और अपनी बात को उन्होंने मस्जिद और जमीन के मामले को लेकर सामने रखा। खबर लखनऊ से है। यूपी में 22 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। इनमें मुजफ्फरनगर के एसएसपी समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। डीसीपी आगरा कमिश्नरेट सोनम कुमार का तबादला हुआ है। संजीव सुमन मुजफ्फरनगर के नए एसएसपी बने हैं। कासगंज के नए एसएपी सौरभ दीक्षित बने हैं। संजय कुमार इटावा के एसएसपी होंगे। प्राची सिंह श्रीवास्तव जिले की कप्तान बनाई गई है। जालौन के एसपी इरज राजा बनाए गए हैं। रवि कुमार डीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट होंगे। बीबीजीटीएस मूर्ति कानपुर देहात के एसपी बनाए गए हैं। दीपक बुक्कर आपुल के पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं केशव कुमार बलरामपुर के एसपी होंगे और सत्यजीत कुमार गुप्ता को संत कबीर नगर के एसपी की कमान सौंपी गई है। फर्रुखाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है और सभी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका पर पुलिस से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक कस्बा और नौगांव के 410 लोगों को धारा 107 और 116 में पाबंद किया है। इन आरोपियों में धर्मेंद्र कुमार, दीपक और मोहित का भी नाम शामिल है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि धर्मेंद्र की अगस्त 2021 में ही मौत हो चुकी है। दीपक 15 सालों से परिवार के साथ दिल्ली में रहकर काम कर रहा है, तो वहीं मोहित स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी है और दूसरे जिले में तैनात है। यहाँ पे हमारे परिवार का लड़का है धर्मेंद्र, वो भी खत्म हो चुका है 1.5 साल पहले। और बाकी 2-3 लोग बाहर रहते हैं दिल्ली में 20-25 साल से। उनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब रहते भी नहीं है वो लोग। उनका भी नाम है। अच्छा, उनका भी नाम है। अच्छा, इसमें मतलब बाहर कितने लोग रहते हैं गांव में? मैं बाहर रहता हूँ। कम 6-7 लोग बाहर रहते हैं। लोग कितने सालों से रहते हैं? 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, मतलब जैसे भी है। तो आप लोग कई जानकारी हुई, आप लोगों के खिलाफ 716 कार्रवाई? भटपुरा के चौकीदार जो है वो लेके आए। 107-16 में गुंडा एक्ट का मुकदमा किया है। मुकदमा किया है? हाँ। किस वजह से कर दिया? अब पता नहीं, कमालगंज में चुनाव है नगर निकाय का और ग्राम सभा भटपुरा 4-5 किलोमीटर दूर है और फिर भी गुंडा एक्ट में नाम आ गया। मतलब कितने लोग गांव में? गांव में 90 लोग हैं। गांव में 90 लोगों पर कर दिया है? हाँ। तो आपने पता नहीं किया क्यों कर दिया गया? अब उसकी जानकारी अभी करेंगे। ये तो आप ही लोगों से भी पता चला, 80-90 लोग हैं लगभग। कार्रवाई की गई है जी। अच्छा, इनमें कुछ परिवार काफी समय से बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है? और इसमें नाम तो लगभग जो है 4-5 लोग हैं ज्यादा। अच्छा, मृतक कितने लोग हैं? मृतक तो जो धर्मेंद्र नाम बता रहे हैं।
कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें 2.5 साल पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अभियुक्त ने रेल बाजार में 24 अक्टूबर 2022 को रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज किया था और आगे की जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान सामने आया कि सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला वाजिंदर सिंह है, जो कि दिल्ली वेस्ट का रहने वाला है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपित पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ थ्रेटनिंग्स दी थी और उस थ्रेटनिंग के संदर्भ में विवेचना करते हुए इस व्यक्ति को लाया गया है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल थ्रेट है भी या ऐसे ही इसने सिलसिले की तरह काम किया है। तो सारी चीजें हम एग्जामिन कर रहे हैं और जैसा भी होगा हम वैसी कार्रवाई करेंगे। जहां पर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2020 में यह धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी कड़ी में अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली वेस्ट का रहने वाला है। फिलहाल अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 2.5 साल पहले करीब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि आरोपी ने रेल बाजार में 24 अक्टूबर 2020 को कानपुर सेंट्रल रेलवे को उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि सेंट्रल स्टेशन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला वाजिंदर सिंह दिल्ली वेस्ट का रहने वाला है। फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में माघ मेला प्रयागराज 2023 के स्नान के पर्व पर बैठक की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी यातायात प्रगति यादव के कुशल पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर वीर सिंह समेत दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यातायात व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित रूट डायवर्जन को लेकर चर्चा की गई। इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रक ऑपरेटर्स को डायवर्जन से जुड़े सभी रूट और पर्व के बारे में बताया गया। ट्रांसपोर्ट यूनियन में विशेष पर्व के दिन वाहनों को प्रयागराज की तरफ न जाने देने पर सहमति भी जताई है। फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज 2023 माघ मेले को लेकर बैठक की गई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और बैठक में यातायात व्यवस्था को देखते हुए निर्धारित रूट डायवर्जन करने को लेकर चर्चा हुई। इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रक ऑपरेटर्स को डायवर्जन के जुड़े रूटों के बारे में बताया गया और पर्व की जानकारी भी दी गई, जिसको लेकर अब ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों का कहना है कि विशेष पर्व के दिन वाहनों को प्रयागराज की तरफ न जाने देने पर वो सहमति जताते हैं और उन्होंने पुलिस अधीक्षक और प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई की सराहना भी की। पुलिस की मौजूदगी में डॉग लवर्स और डॉग को सोसाइटी से बाहर निकालने वालों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के रिवर हाई सोसाइटी का है। पूरी घटना बुधवार रात को हुई है। सोसाइटी में रहने वाले स्ट्रीट डॉग को जाल और बोरियों में भरकर सोसाइटी के बाहर कर रहे, इसी को लेकर दोनों लोग पक्षों में विवाद हो गया। पूनम नाम की महिला भी इस सोसाइटी में रहती है और खुद को पीएफए से जुड़ा बता रही है। उसने सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट सुबोध त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट सुबोध त्यागी ने भी पूनम पर गंभीर आरोप लगाया और कहा
कि उसने पहले हाथ छोड़ा था। वही पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। वो आई और वो उन्होंने एक मैन का कल दिनांक 11 जनवरी को थाना नंदग्राम क्षेत्र स्थित घेवर हाइट सोसाइटी के एक टेक्नॉल सामने आया, जिसमें कि कुत्तों को लेकर दो पक्षों में हाथापाई और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त संदर्भ में दोनों पक्षों की अपनी एक लिखित शिकायत थाना नंदग्राम में दी है। वो आई और वो उन्होंने एक मेनका गांधी जी बताती है एनजीओ से, वो मैडम आई अब टावर 15 की पार्किंग में आकर खड़ी होगी। उन्होंने काफी बदतमीजी की। हमारी महिलाओं ने वो बाहर भेज दी कि आप बाहर जाइए और हमारे बच्चों को, तो उन्होंने धमकी देते गए कि हम पुलिस को लेकर आएंगे। 2-2:30 बजे करीब पुलिस को लेके आई। 100 नंबर पर कॉल हुई। सारी सोसाइटी में घूमा गया, सब में देखा गया, कोई ऐसी गाड़ी या कुछ नहीं मिला। सोसाइटी की महिलाओं ने जो एक आध डॉगी पकड़ के जो भी बाहर भिजवाया अपने सुरक्षाकर्मी से, वो भिजवाया जो कुत्ते को काट रहा था। उसके बाद जो डॉगी हाथ नहीं है, कि साधारण डॉगी तो है नहीं जो हाथ आ जाएंगे ना, साधारण लोग ये एक्सपर्ट जो बेचारे पकड़ लेंगे, ये तो काट खाएंगे और ज्यादा। एक डॉगी पकड़ने में भी 3 आदमियों को काट खाया। उसमें डॉग्स को इलीगली रिलोकेट किया जा रहा है, उनको मारपीट के बुरे तरीके से इलीगली रिलोकेट किया जा रहा है। वहां पे जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी उस लड़के को भी मारपीट के दबा के घर में बिठा दिया। उसके बाद जब मैं वहां स्पॉट पे पहुंची और जिन वॉलंटियर्स ने उनको कॉल किया था मैं उनसे बात करने गई, तो मेरे साथ भी जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट है सुबोध त्यागी, उसने काफी बदतमीजी की और मुझे सोसाइटी से निकाल दिया, ये कह के कि ये उसकी सोसाइटी है एंड उसके अलावा जो उसका मन करेगा वही सोसाइटी में एंटर करेगा। खबर सोनभद्र से है, जहां नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश सिंह पटेल के सानिध्य में शतचंडी महायज्ञ किया जा रहा है। शतचंडी महायज्ञ की परिक्रमा से श्रद्धालुओं को तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। वहीं अनवरत भंडारे में भारी संख्या में भक्तों ने अमृत प्रसाद ग्रहण किया। शतचंडी महायज्ञ में सर्वजीत, रमाकांत पटेल, पन्नालाल मुरारी, श्याम सुंदर, परमानंद समेत कई और सेवकों ने शतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए। शतचंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है, जिसमें बहुत दूरी दूरी से श्रद्धालु आते हैं। कहीं भी यज्ञ होती है, धर्म का प्रचार करने के लिए ही यज्ञ का अनुष्ठान होता है, धर्म की शांति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान होता है। ये पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी नगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत वोहिनी में शतचंडी यज्ञ सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज जी का कथा, श्री राम कथा सुनने को मिलता है। गाजियाबाद के रिवर हाइट सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग को लेकर पीएफए की सदस्य के साथ मारपीट का मामला सामने आया। स्ट्रीट डॉग को सोसाइटी के लोग बाहर बोरी में भरकर दूर छोड़ने का कार्य कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पीएफए की सदस्य के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिहाजा पुलिस के मौके पर पहुंचने पर किसी तरह मामले को शांत कराया गया और दोनों तरफ से थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। हमीरपुर में एक दिल दिला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें सर्दी को लेकर युवती बिस्तर पर रूम हीटर लगाकर अपने 2 मासूम बच्चों के साथ सोई हुई थी। बिस्तर में अचानक हीटर के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें जिंदा जलकर मां सहित दोनों बच्चों की मौत हो गई है। आग की लपटें देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब तक आग बुझाई जाती, मां सहित दोनों बच्चे जलकर राख हो चुके थे।
अच्छा, आप कौन उनकी सास? अच्छा, का देखा कैसे का घटना हुई? हमने आगे पर देखो आगे बरती कल देखो घर फिर आई ना तो पानी ले चली आई तारा लटका तो मैं कहा अनीता कहाँ समा ढूंढती रही ना नहीं मेरे तो दीवार गिरा लड़का ने जब भी खानी थी मैं पाई रहा। तो यहाँ जांच में ये प्रकाश में आया है कि एक में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है, और साथ में इनके 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 3 वर्ष है। ये तीनों सो रहे थे और उसी दौरान जो कमरे में हीटर, जो रूम हीटर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है और इनके बिस्तर में और इनके कपड़ों पे आग लग गई और उसी अवस्था में इनकी बॉडी जली हुई पाई गई है। तो इसमें पंचनामा के लिए बॉडी को भेज दिया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक से भिड़ंत होने के बाद तत्काल कार में भीषण आग लग गई, जिसे कार सवार 3 लोग जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जले हुए लोगों के अवशेषों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है और एक्सप्रेसवे की एम्बुलेंस द्वारा उनको हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत अवस्था में लाया गया। तो हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर हादसे का कहर देखने को मिला। ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार में तुरंत आग लग गई और इसमें बैठे कार सवार जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। खबर नोएडा के सेक्टर 58 की जयपुरिया रोड का है, जहां चेकिंग करते समय रोके जाने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कृष्णा नाम का बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने में एक्सपर्ट है। पुलिस ने आरोपी बदमाश के कब्जे से लूट के 4 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की है। वाहन चोरी भी करता है। अभी इसके पास से जो वाहन बरामद हुआ है, ये भी खोड़ा से चोरी हुआ है। आज चेकिंग के दौरान जब इसे रोकने की कोशिश किया गया तो ये पुलिस पार्टी देख के भागा। पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो इसने पुलिस पे फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में ये घायल हुआ है, इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। चोरी की मोटरसाइकिल के अलावा इसके पास से तमंचा, कारतूस और 4 मोबाइल जो लूट के हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।